बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 5 चैप्टर्स मुकम्मल होने के बाद अब मैं छठे चैप्टर पे आ चुका हूँ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने स्टार्ट पे पढ़े थे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है। तो इसी 4 चीज़ों के बाद अब मैं 5वीं चीज़ पे आ गया हूँ, मैं 5वें एलिमेंट पे आ गया हूँ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और जो 6 चैप्टर में मौजूद है। सर क्या है ऑर्गेनाइजिंग और ये कैसे प्रिंसिपल बनता है मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग, जो लफ्ज ऑर्गेनाइजिंग है, आप उसी से अंदाजा लगाओ कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो सकता है। एक मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइज करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना कितना जरूरी हो सकता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है, ऑर्गेनाइजिंग ये बोलता है कि ए मैनेजर, तुम्हारा काम ये है कि तुम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। यानी जिसमें सबसे पहले तुम ऑर्गेनाइज, अच्छा मैनेजर का सवाल है भाई मैं ऑर्गेनाइज करूँ तो कैसे करूँ? तो कहा गया कि भाई आप सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो। सही ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज कि कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करनी है। सही है, जैसा कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मेकिंग सेल्स, रिकॉर्ड कीपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल, ये तमाम एक्टिविटीज वो हैं जो कि एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी कौन सी जिम्मेदारी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर है। अगर देखो लेट्स सपोज, अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके ज़हन में रहे कि जब भी मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पूरी मैनेजमेंट। सही है, पूरी मैनेजमेंट किसी भी जगह की। अब आप किसी जगह जाओ तो आपके लिए कुछ लेट्स सपोज आजकल जो कोविड-19 का एक एरा है, उसमें आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि मास्क जरूरी पहनिए, वेयर मास्क नेसेसरी है, और ये इस तरीके की चीजें लिखे करें। और नीचे लिखा होता है कि मैसेज बाय एबीसी कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है ना, मतलब कि उधर की मैनेजमेंट आपसे ये कह रही है। तो मैनेजमेंट, वो वाली मैनेजमेंट की बात हो रही है, किसी एक मैनेजर की बात नहीं हो रही। सही, ये पहले भी मैंने बताया था, दोबारा इस बात की वजाहत कर रहा हूँ। सर डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज। अब उसके बाद अब मैनेजमेंट जो है उसके बाद ये देखेगी कि क्या एक बंदा जो कि अकाउंट्स बनाने का जिम्मेदार है, क्या वही बंदा मार्केटिंग का भी जिम्मेदार होगा? क्या वही बंदा स्टाफिंग का भी जिम्मेदार होगा, रिक्रूटमेंट का भी जिम्मेदार होगा? जवाब आया नहीं जनाब। अगर एक ही बंदा तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा तो मसला हो सकता है। तो मैनेजमेंट का काम है कि एक्टिविटीज को डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई जो मार्केट करने का काम है प्रोडक्ट का, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा काम है। जो रिक्रूटमेंट करने का काम है, हायरिंग का, डेवलपिंग का, ट्रेनिंग का, है स्टाफिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा काम है। सही है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आपको अपना सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे रखना है, आपको अपनी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। ठीक है, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से मैनेजर को कौन कौन सी अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी देनी, कितनी पावर्स देनी है, ये आपकी अथॉरिटी कहलाती है। This activity of giving a rank in order to the managerial positions is called hierarchy. The top management is into formulation of policies, middle management into departmental supervision, and lower level management into supervision of foreman यानी वर्कफोर्स, जो आपका क्लरिकल तबका होता है। ठीक है ना सर, ये अथॉरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द रनिंग ऑफ अ कंसर्न एंड हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, इन अवॉइडेंस विद डुप्लीकेशन ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैंने बहुत सारे लोग रख लिए, मैंने सबको बोल दिया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बंदे भी कम ना हो, और मैं चाहता हूँ मेरे पास अकाउंट्स भी बंदे, मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है कि 10 लोग हो सकता है, 10 में से बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन करते हैं अपने काम में। हो सकता है बोले यार मैं मार्केटिंग करूंगा, तीसरा बोले मैं भी मार्केटिंग करूंगा, चौथा बोलेगा मैं भी मार्केटिंग करूंगा, फिर पांचवा बोलेगा मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, छठा भी अकाउंट्स बनाएगा, और सातवां भी। तो सर इससे हो क्या रहा है? इससे सर डुप्लीकेशन हो रही है, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे एफिशिएंसी नहीं आ रही। सो इट्स नेसेसरी कि आप अपनी हियरार्की बनाओ और सबको क्लासिफाई करो कि आपकी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी और आपकी अथॉरिटी। सर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए लाजमी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक बहुत ही फेमस एक कोड है कि विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है ना, तो हर अथॉरिटेटिव वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन हर रिस्पॉन्सिबल बंदा अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता। सर क्या मतलब? और उसको देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड अमंग वेरियस ग्रुप्स टू एनेबल स्मूथ इंटरेक्शन
towards the achievement of the organization goal. सही है. Each individual is made aware of the authority and knows whom they have to take orders from and whom they are accountable and to whom they have to report. A clear organizational structure is drawn and all employees are made aware of it. सही है, बात समझ में आती है कि आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. जिस बंदे को अथॉरिटी दी गई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होना चाहिए कि मुझे किससे काम लेना है और किसको देना है. क्या मतलब कि मेरे नीचे कौन सी टीम है और मैंने किसको ऊपर रिपोर्ट करना है. उसको अपनी हायरार्की पता हो कि मेरी पोजीशन कहाँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ हायरार्की में. ठीक है सर, ये है मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, जो अभी हमने पढ़े ये मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थे, ये 4. इससे मेरी कोर ऑर्गेनाइजिंग की का एक जो कॉन्सेप्ट है वो सर हमें पता चलता है. अब अगला टॉपिक मेरा है कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सर मैं क्यों, किस खुशी में करूं भाई, ऑर्गेनाइज क्यों करूं. मैनेजर आके सवाल करता है भाई क्या हो गया यार, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास, ये सब क्यों करूं. मैं बोलूंगा भाई आपके भले के लिए. वो बोलेगा मेरा भला कैसे. तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस के इम्पोर्टेंस क्या है, की इम्पोर्टेंस क्या है. देखो बेटा, ये जो मैं सिनेरियो पे बात करके एक सिनेरियो केस बनाकर आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, कि एक मैनेजर आया पूछ रहा है मुझसे अब क्या हुआ, तो इसकी जरूरत क्यों है, तो फिर क्या है, फिर मैं उसको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ. देखो गौर से सुनो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटे इम्पोर्टेंस जो है ना इन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस, मैं जितनी अहमियत, एक लफ्ज अहमियत की बात कर रहा हूँ, ना ये वाले इंपॉर्टेंस की नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पूरे पीपीएम की. कि जब भी मैं सिनेरियो बेस्ड बात कर रहा हूँ तो मैं इसलिए बात करता हूँ टॉपिक शुरू होने से पहले, ताकि अगर वो आपसे घुमा के भी पूछोगे तो आपको पता हो कि ये आखिर चीज क्या है. ठीक है ना, ये आखिर है क्या, क्यों करेगा सवाल इस पे इसी करेगा सवाल. क्योंकि अगर एक मैनेजर आया और बोलेगा भाई मैं ये काम क्यों करूं, तो आप उसको बोलोगे भाई आप ये काम इसलिए करोगे आपके भले के लिए है. फिर मैनेजर आपसे सवाल करेगा कि भाई मेरे भले के लिए कैसे, तो फिर अब मैं उसको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये है. अब इस तरह के सवालात बना के वो पूछ रहा है पेपर में, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये चीजें जो है ना, पूरी लिस्ट है ना, जिससे आप रट्टा मार के चले गए, स्पेशलाइजेशन, वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेटिंग, रोल, सेंसिटिविटी वगैरह. अब पेपर में क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये वाली लिस्ट है या नीचे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है, अब आप समझ नहीं पा रहे. तो इसलिए आपको जरूरी होना चाहिए, ये बात क्लियर जरूरी होनी चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये वाली, ये इंपॉर्टेंस है, और जो नीचे हम पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो और स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं क्या है. सर स्पेशलाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का जो कि टास्क को डिवाइड कर देता है इनटू यूनिट्स और डिपार्टमेंट. सही ना. स्पेशलाइजेशन कब, देखो बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन का, इसमें थ्योरीज भी हम आगे पढ़ेंगे. स्पेशलाइजेशन देखो, एक थ्योरी ये है कि अगर एक बंदा 10 काम कर रहा है तो वो उन 10 काम में कभी स्पेशलाइज नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैं 5 बंदों से काम करवा रहा हूँ वही काम, और वो दो दो लोग हैं, सही ना, समझ में आ गई. पहले 10 काम एक बंदा कर रहा था, अब 5 काम 10 काम 5 बंदे 10 काम कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा 2 काम कर रहा है. तो अब वो क्या होगा, अब एक बंदा 2 काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वही बंदा जो 10 काम कर रहा था अब वो 2 काम कर रहा है, इसलिए उसके पास बहुत टाइम होगा सीखने का, समझने का, एज्यूमिंग कि उसके अंदर मोटिवेशन हो टू लर्न, और बहुत सारी assumptions साथ हैं. बट इन अ जनरल केस, इन अ जनरल सिनेरियो, मैं क्या कहूंगा कि भाई एक बंदा अगर 2 काम कर रहा है तो बहुत इजीली इस चीज में स्पेशलाइज कर सकता है. ठीक है, अब इसके अंदर भी एक बात इंपॉर्टेंट ये है समझने की कि स्पेशलाइजेशन हर जगह काम नहीं आती. अब अगर एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट में देखें तो भाई आपको पता है कि भाई एक बंदा एक हद तक एक चीज को स्पेशलाइज कर लेगा. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं एक बंदे को 2 साल से लगाया, वो इतना एफिशिएंट हो गया, इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है, वो आपने देखा होगा चाइनीज में जिल्ली काम कर रहे हैं. ठीक है, वो जो वीडियोस आती है छोटी छोटी सी, फेसबुक की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो इतना ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, इतना स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में कि वो बहुत जल्दी जल्दी वो काम कर रहा होता है. लेकिन बेटा उस काम में लिमिट है, बहुत से सुना इस बात को, उस काम में एक लिमिट है. वो अगर एक प्रोडक्ट नया आया, उसको जब न्यूली अपॉइंट किया था तो वो एक प्रोडक्ट 4 घंटे में बना रहा था. अब वो एक इतना ज्यादा स्पेशलाइज हो चुका है कि वो एक प्रोडक्ट 2 घंटे में बना देता है. लेकिन इसकी लिमिट है ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सिर्फ देखेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा. इतना स्पेशलाइज होगा, उसने सिर्फ देखा नजर से, वो भाई कुछ रूहानी चल रहा है मसला मामला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. स्पेशलाइजेशन में भी ऐसे कामों में एक लिमिट आ जाएगी कि भाई 2 घंटे से कम नहीं बन सकता, अब वो 2 घंटा मैक्सिमम.
2 घंटे से कम नहीं है, जैसा नहीं उसको 1.5 घंटे बना दिया, 1 घंटे में आया, छुआ, उसने हाथ लगाया, उंगली लगाई, वो हो गया। स्पेशलाइजेशन भी उन एरियाज में काम आती है जहाँ पर क्रिएटिविटी, जहाँ पर इनोवेशन हो, जहाँ पर बिजनेस के एनवायरनमेंट में एक रैपिड चेंज हो, सही इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है। जैसा कि सर बेटा, जैसा कि हमारी फील्ड हो गई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड हो गई, जिसके अंदर आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंट केस को हैंडल करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड्स की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन का एलिमेंट होना चाहिए कि मेरे अंदर एक स्पेशलाइजेशन है कि मैं स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है सर। इसी के साथ उसके बाद वो कह रहा है कि इसलिए ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इसलिए ज़रूरी है बेटे, ताकि आपकी जॉब जो है वो वेल डिफाइंड रहे। आपको जब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, जब मैंने बता दिया कि भाई ए एचआर वाले तुम्हारा ये काम है स्टाफिंग का, ए मार्केटिंग सेल्स वाले तुम्हारा काम मार्केटिंग का, तो उससे क्या होगा, इससे उनकी जॉब डिफाइन हो जाएगी, उनको पता होगा कि उनको क्या क्या काम करना है। उसके बाद क्लैरिफाइज अथॉरिटी, उसको ये पता होगा कि मुझे किन बंदों से काम निकलवाना है जो मेरे अंडर टीम है, और मैंने काम निकलवा के किसको ऊपर रिपोर्ट करना है उसको पता होगा। और जो क्लरिकल बंदा होगा उसको ऑब्वियसली पता होगा मेरे नीचे कोई नहीं है, मेरे ऊपर बस रिपोर्ट करना है मुझे। सबको अपनी अपनी अथॉरिटी पता चल जाती है, सही है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पता चल जाती है कि ये तो उसको पता चल गया कि मुझे ऊपर रिपोर्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट करेगा कैसे, कोऑर्डिनेट करके, नीचे वालों से काम निकलवाएगा कैसे अपनी टीम से, सर कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें होंगी, सबको जो जॉब जो है सबको क्लैरिफाई होगी, सबको स्पेशलाइजेशन का एलिमेंट आ जाएगा, जॉब सबको डिफाइंड होंगी, अथॉरिटी क्लियर होगी, तो सर डाइवर्सिफिकेशन होगी, ग्रोथ होगी। सर ग्रोथ का क्या मतलब है, देखो बेटा, ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ तब आती है हमेशा जब आपके ऑपरेशंस में प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट हो, किस चीज का एलिमेंट हो, प्रोडक्टिविटी का। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन तब आती है कि जब आपकी इनोवेशन बढ़ जाए। आप पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, आप इनोवेट करके आप उसी प्रोडक्ट में उसको चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, डाइवर्स अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। पहले आप सिर्फ टेबलें बनाते थे, अब आप चेयर्स भी बना रहे हो, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप देखोगे कि हाँ भाई स्टाफ जो है मेरा इस काबिल है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, अच्छा है, दिल लगा के काम कर रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अजीब और गरीब किस्म का स्टाफ मेरा होगा तो मैं उससे क्या उम्मीद लगा सकूंगा कि हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए, ठीक है। वो चेयर तो तमीज से बना रही, टेबल तो बना नहीं पा रहा तमीज से, मैं कह रहा हूँ चेयर बना लो, ठीक है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सर एम्प्लॉइज को एक जॉब सिक्योरिटी होती है कि हाँ यार एक अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, तमीज की जगह काम कर रहा हूँ, मेरा करियर सिक्योर है। स्कोप ऑफ न्यू चेंजेस, फिर से वही वाली बात कि इनोवेशन इनकरेज होती है। जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जॉब डिफाइन हो, अथॉरिटी क्लियर हो, कोऑर्डिनेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी इनोवेशन लाजमी होगी इन्वायरमेंट में, ठीक है सर। अगले टॉपिक पे आ गए हम, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और इम्पोर्टेंस में क्या फ़र्क है। इम्पोर्टेंस हमें बताता है कि ऑर्गेनाइज अगर नहीं करूँगा तो मैं एक बहुत बुरी ऑर्गेनाइज करूँगा चीज़ को, ठीक है ना। अगर मैं ऑर्गेनाइज इस तरीके से नहीं करूँगा तो चीज़ को बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। ये मेरा क्या है, ये मेरी प्रिंसिपल्स है, यानी कि वो ना के मुताबिक वो ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाएगी कभी, क्यों, या फिर वो हो भी जाएगी तो बहुत बुरी ऑर्गेनाइज होगी, सही है। जबकि इम्पोर्टेंस जो है ना, ऊपर हमने जो पढ़ी है, इम्पोर्टेंस हमें बताती है कि अगर ये ना हुआ तो ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगी ही नहीं, तो ये इट मीन्स के फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। बहुत बारीक सा फर्क है, और इसी में अगर पेपर में उलझाएगा तो वो यहीं उलझाएगा, ठीक है। अगर उलझाता है तो इधर ही उलझाएगा, थोड़ा सा गौर से देख लेना इस चीज को। सर आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ठीक है, आपने एक बात तो बता दी स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन में आप क्या करते हो, आप टास्क को तोड़ देते हो। सर लेकिन ये है प्रिंसिपल है किस चीज का, होता क्या है, व्हाट इज से पता चल गया था कि हमें स्पेशलाइजेशन, बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ये बोलता है कि द होल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज एंड स्किल्स। वो बताता है आगे कि स्पेशलाइजेशन में आप तोड़ तो रहे हो, मैं एक बंदे से 10 काम निकलवा रहा था, अब मैं 5 बंदों से 10 काम निकलवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या वो 5 बंदे इस काबिल भी हैं, तो कह रहा है कि उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज और स्किल्स होनी चाहिए। मुझे 1 मिनट दे देना।
जी जनाब। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सर हम लोग के, मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो मेरा फंक्शन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उस पर मैं मौजूद हूँ। ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन पढ़ लिया कि हमने जब इंपॉर्टेंस में स्पेशलाइजेशन पढ़ के आए, वहाँ हमने देखा कि मैं अपने टास्क को डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट्स में। सही है। लेकिन यहाँ मुझे पता चलता है कि प्रिंसिपल ये बोलता है कि बेटा डिवाइड तो कर रहे हो तुम, लेकिन अल्लाह के बंदे क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज और स्किल्स की बेसिस पे डिवाइड करो, एम ही ना कर दो चलते फिरते बंदों को, बेटा आ जाओ। ठीक है, मेरा एक बंदा 10 काम कर रहा है, मैंने उस बंदे ने बोला सर 10 काम तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए, आप बंदे बुला लें ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके। अब मैंने क्या किया, मैंने नीचे 4 बंदे जा रहे थे, मैंने सीटी बजाई, सीटी बजा के मैंने बोला आजा भाई काम करेगा पैसे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है ना। मैंने क्वालिफिकेशन देखी ना, एबिलिटीज ना स्किल्स, तो स्पेशलाइजेशन बोलती है। तो उसके बाद मुझसे आगे मत बोलना कि स्पेशलाइजेशन तो हो ही नहीं, एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल तो ये है कि भाई तुम कर तो रहे हो स्पेशलाइज, डिवाइड कर तो रहे हो, लेकिन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एबिलिटीज एंड स्किल्स पे कर रहे हो। ठीक है, ये बोलते हैं हमें प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन कि सर मैं किस तरीके से अपने फंक्शंस क्रिएट करूं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल बोलता है कि ऑल द फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंप्लीटली एंड क्लियरली डिफाइंड टू द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। सही है ना सर। ऊपर हमने पढ़ा था कि रोल्स डिफाइंड होने चाहिए, अथॉरिटी डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें डिफाइन होनी चाहिए सर, किसको, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स को। सही है, जब भी जाकर एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट होगा। दिस कैन बी डन बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी। उनको भाई अपनी ड्यूटीज क्लियर करो, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज उनको क्लियर करो, उनका अथॉरिटी क्लियर करो, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप क्लियर करो। उनकी अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, रिलेशनशिप अगर क्लियर होगी तो क्या होगा, मेरा जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है और जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में आसानी होगी, वो मैं सक्सेसफुली अचीव कर सकता हूँ। सर एग्जांपल ये है इसकी कि द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस and the authority responsibility relationship in these departments should be clearly defined to every person attached to the department। सिंपल सी बात है सर, फाइनेंस वाले को पता हो कि उसने क्या करना है। ऐसा ना हो कि फाइनेंस वाला मार्केटिंग देख रहा हो, मार्केटिंग वाला एचआर का देख रहा हो और एचआर वाला फाइनेंस का। ठीक है, ऐसा ना हो। फाइनेंस वाले को पता हो कि उसने क्या करना है, उसने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, मार्केटिंग वाले को पता हो उसने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, और एचआर वाले को पता हो उसको स्टाफिंग करनी है भाई, उसको रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है यार, बात समझ में अच्छी भी हो, समझ में अच्छी भी हो। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल सुपरविजन। सर ये क्या है, देखो ये आपकी हियरार्की डिफाइन करता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पैन है, जो कंट्रोल का स्पैन है वो किस तरीके से। सही है यार, एक सेकंड। जी जनाब, तो सर हम आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं। सर प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हियरार्की का क्या स्ट्रक्चर है। सर या तो वो टॉल नैरो होगा या फिर वाइड फ्लैट होगा। सर जरा टॉल नैरो बताइएगा होता क्या है। देखो
टॉल नैरो की अगर बात की जाए तो टॉल नैरो का जो स्पैन होगा वो होगा ऐसा कि लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके नीचे दो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन दो के नीचे भी दो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उन दो के नीचे भी दो बंदे काम कर रहे हैं, सही, इसके नीचे भी, फिर इसके नीचे भी, इस तरीके से सोन। अब मैं अगर आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊं जरा तो शायद समझ में आ जाए आपको। शेप्स, ये आगे शेप्स, ठीक है। सही है। इसके अब इस वाले मैनेजर के अंडर ये दो लोग होंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेरा टॉल नैरो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा आगे ये पूरा स्प्रेड होता जाएगा, एक ट्री बन जाएगी इस तरह ट्रायंगल शेप में। ये है मेरा टॉल नैरो, ठीक है। वो कोशिश पूरी की है मैंने समझाने की, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सही। उसके बाद सर टॉल नैरो के बाद है वाइड फ्लैट, जिसको वाइड फ्लैट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइड स्पैन का नाम दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। सर वाइड स्पैन क्या है और नैरो स्पैन क्या है? सही, ये जो मैंने बताया ये है नैरो स्पैन। सही है, इसको बोलूंगा मैं नैरो स्पैन। ये असल में मैं बेटा सी की लैंग्वेज थोड़ी सी यूज कर रहा था, बट भूल गया था कि ऐसी है। ठीक है, नैरो स्पैन। और अब आगे आ गया वाइड स्पैन आ गया। सर अब ये जो वाइड स्पैन आ गया है इसमें क्या होगा? ठीक है, अब इसमें देखो, एक मैनेजर है उसके अंदर, ठीक है। अब सी एक एम्प्लॉय के अंदर भी इस तरीके से 2 मिनट दे रहा हूँ।
ठीक है जनाब, वाइड स्पैन आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है। नैरो स्पैन तो समझ में आ गया आपको, सही है। अब क्या होगा, अब बेटा एक मैनेजर के अंडर नैरो स्पैन में इस तरीके से हायरार्की बनी हुई थी कि एक मैनेजर के अंदर अंडर ये सबऑर्डिनेट्स होंगे। मैंने एम फॉर मैन है, मैंने मैनेजर नहीं, ठीक है ना। एक बंदे के अंदर इतने बंदे काम करेंगे तो इस बंदे के अंदर इतने दो, इस तरीके से एंड हायरार्की गोज ऑन। सर वाइड स्पैन में क्या होता है, वाइड स्पैन में बेटे कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है कि इस बंदे के अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक बंदे के अंडर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और यही तमाम लोगों में से किसी भी एक या दो एम्प्लॉइज के अंडर बाकी के लोग मजीद काम कर रहे हैं, सही है। इस वाले बंदे के अंडर इतने लोग हैं, बाकी सारे जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये वाला भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम इस बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं और ये नीचे वाले सिर्फ इसको रिपोर्ट करेंगे, ये वाले इसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके नीचे हायरार्की बहुत छोटी है, ठीक है जनाब। तो समझ में आया कि ये नैरो स्पैन और वाइड स्पैन किस चिड़िया का नाम है। बेटा ये एक ऐसी हायरार्की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पता चलता है कि आपका रिपोर्टिंग चैनल किस तरीके से डिजाइन हुआ है, ठीक है ना। मुझे पता चल गया कि भाई इस कंपनी में जो स्पैन है वो कैसा है, वो वाइड स्पैन है इस वाली कंपनी में, ठीक है ना। जबकि ऊपर वाली में क्या है, नैरो स्पैन है, सही है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके अलग फायदे और नुकसान होंगे और इसके अलग फायदे और नुकसान होंगे, सही है। तो स्पैन समझने की बात है, सिर्फ आप प्रिंसिपल स्पैन का समझ गए, बाकी आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं कि भाई मेरे पास वाइड स्पैन में क्या क्या होगा। मेरे पास लेस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मैं इसको बोलूंगा कि ये जो मैनेजर है वो इन दोनों से ज्यादा तनख्वाह ले रहा होगा, ये वाला जो बंदा है वो इन दोनों से ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो है वो इन दोनों से ज्यादा ले रहा होगा, ये वाला इन दोनों से ज्यादा ले रहा होगा, ये वाला इन दोनों से, इस तरीके से सो ऑन। सर जबकि यहाँ पे अगर देखूं